एक गलत बात आपकी गलती है। जब एक क्लास होती है, 2 क्लास 3 क्लास नहीं लगाते हैं। हाँ, तो कभी घर का बैठाते हैं। फालतू का नहीं, पढ़ने के लिए देते हैं। नहीं तो अपने घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी कैसे करिएगा? मुंह छुपाना पड़ जाएगा, ये बहुत बड़ा बात हो गया। द डीएनए, अभी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए का पढ़ाई किए। अब आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये शुरुआत करता है डीएनए से ही। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, the most of the DNA, most of the organisms have their genetic material as DNA। अब इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ और वो है जेनेटिक मटेरियल। हम लोग जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? that which is passed on from parents या parent cell to the offspring cell। उसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। और ये जेनेटिक मटेरियल कैसा प्रॉपर्टी धारण करेगा? इट हैज ऑल द कोड्स फॉर लाइफ। इसमें लाइफ के सारे कोड्स हैं। इसको और एक्सपेंड करें तो उसका मतलब होगा दैट इज it has coded message for every function, coded message for every function of the cell। सेल के हर एक काम के लिए इसके पास एक फंक्शन मतलब एक मैसेज होगा। हर एक फंक्शन के लिए एक मैसेज होगा, एक कोडेड इंफॉर्मेशन होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और डीएनए इस पे खड़ा उतरता है, इसीलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी स्ट्रक्चर्स में, सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह पाया जाता है। कुछ वायरसेस पे आरएनए भी होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट वो कंडीशन है, वो एक सूटेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग आरएनए के बारे में थोड़ा और डिटेल देखेंगे, तब उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हमें पता चलेगा और तब हम समझ पाएंगे जब डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में आए
आगे बढ़ा डीएनए, आरएनए वहीं के वही वायरस में ही सिमट के रह गया। क्यों, क्या कारण रहा हो? और अगर उसमें सिमट में रह गया तो धीरे धीरे वो ख़त्म क्यों नहीं हो गया, वो चीज़ भी उसी में पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग डीएनए को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए। ये जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग सेल में जाता है, और दूसरा इसमें कोडेड मैसेज होते हैं लाइफ के लिए, यानी हर एक एक्टिविटी ऑफ द सेल के लिए इसमें कोडेड मैसेज होते हैं, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल। सीरियल नंबर 2, इसका नेचर एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। और फॉस्फेट इसमें जो रहता है ये आयोनाइज्ड है। इसमें आयोनाइज्ड रहता है फॉस्फेट, और आयोनाइज रहने के कारण क्या होता है, H+ आयंस आर गिवन आउट। डीएनए में फॉस्फेट रहते हैं, हम लोग देखे हैं स्ट्रक्चर में, और ये फॉस्फेट आयोनाइज रहता है, H+ आयन लूज कर देता है मीडियम में। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी स्पीसीज, जो भी केमिकल स्पीसीज H+ आयन रिलीज करेगा, H+ आयन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, उसे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्योरी के हिसाब से क्या कहेंगे, एसिड, है ना। तो इसी कारण से ये डीएनए एसिडिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट्स हैं, और फॉस्फेट्स H+ आयन रिलीज कर देते हैं, यानी आयोनाइज हो जाते हैं, तो ये एसिड बन गया। इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े। सीरियल नंबर 3, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में कुछ खास बातें। It was discovered in 1869, और आप क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना, 1969 में व्हिटेकर ने, R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, और उससे 100 साल पहले डीएनए का खोज हो चुका था। लेकिन हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी बहुत कम था, इसलिए डीएनए के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल पता लगाने में बहुत 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 लंबा समय लग गया, और बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज थी, है ना, वो भी डीएनए को, मतलब डीएनए का सारा चीज़ इस्टेब्लिश होने में बहुत दिक्कत लाए। तो धीरे धीरे ये सारा बात इस चैप्टर में हम लोग को पता चलेगा। So discovered in 1869 by Frederick
मिक्सचर। और he isolated it from nucleus, so called it न्यूक्लिन, इसलिए इसको न्यूक्लिन कहा उन्होंने। से न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, मतलब न्यूक्लियस में इसका प्रेजेंस देखा था। आइसोलेट करने का उस समय उतना टेक्निक नहीं था, पर पाया था, प्राप्त किया था, ये कहने का मतलब है। इसीलिए इसे उन्होंने न्यूक्लिन कहा। और इसका नेचर एसिडिक, H+ आयन रिलीज करने वाला सब्सटेंस था, इसलिए एसिड कह दिया। उसके बाद देखिए, इट इज ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। और है क्या, ये पॉलीमर है और साथ ही साथ डबल स्ट्रैंडेड है। कल ही बात किए हैं, 2 धागे वाला होता है ना। सेल के अंदर जो पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। आइडिया अबाउट इट्स लार्जनेस। एक वायरस है, आपके बुक पे दिया है, 5X174। एक वायरस है लैम्डा फाज, या फाई न कह के फाज कहते हैं, लैम्डा फाज। ये दोनों क्या हैं, बैक्टीरियोफाज हैं। बैक्टीरियोफाज किन्हें कहते हैं जानते हैं ना, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते समय पढ़े थे। बैक्टीरियोफाज हो गए दोज वायरसेस which attack बैक्टीरिया। और वायरस अपने होस्ट के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इन्हें जिन्हें अटैक करना है वो नहीं करेगा, और कोई मिल जाए नहीं करेगा, मिलता जुलता भी मिल नहीं करेगा। स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उसी होस्ट को अटैक करेगा, दूसरा किसी को नहीं। कुछ हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। वायरस जिसका है, जिसको अटैक करता है उसी को करता है। इसलिए प्लांट वायरसेस एनिमल को, एनिमल वायरसेस प्लांट को, बैक्टीरियल वायरसेस एनिमल को या प्लांट को नहीं अटैक करते। वो अपने अपने रूल में बंधे हुए। इन दोनों की कहानी क्या है, जो ये 5X174 है, इसमें 5386 बेस पेयर होता है डीएनए में। और देखिए आगे से ध्यान रखिएगा, हम लोग डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेस पेयर से। और बेस पेयर कह रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। ये लिखने का जरूरत नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। बेस का पेयरिंग तभी होगा जब 2 धागा अगल बगल खड़ा रहेगा। यानी ये कैसा डीएनए होगा, डीएस डीएनए। और डीएस डीएनए मतलब हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी बेस पेयर बोला इसका मतलब वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागे वाला है। एक तो ये कंडीशन है कि 5386 5386 बेस पेयर्स होते हैं 5X174 बैक्टीरियोफाज में, और लैम्डा फाज में 48502 बेस पेयर।
यानी इसका ऑलमोस्ट 10 गुना, ये 50,000 टच कर रहा है ना लगभग, ये 5,000 है ना, तो ये करीब करीब 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा डीएनए रखता है लैम्डा फाज। फिगर्स याद रखिएगा, बुक लिखा है, इसका मतलब कभी ना कभी पूछता है। ये डेट और ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिए। और वायरस खुले आंख से दिखते हैं क्या? नहीं ना। और आपको शायद पिछला क्लास याद हो तो आपको पता ही होगा एक बेस पेयर कितना दूरी तय करता है, ऑलमोस्ट 3.4 एंगस्ट्रॉम तय करता है ना। तो अगर हम उसी को रखें 5386 बेस पेयर बराबर कितना लंबाई होगा, तो हम रफली इसको 5000 मान लें, अप्रॉक्सीमेटली 5000 बेस पेयर। तो सोचिए, तो एक बेस पेयर अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम राइज करता है तो 5000 बेस पेयर कितना राइज करेगा? 34। अगर इसको मतलब एक रफ हम लोग एस्टिमेट लेना चाह रहे हैं, इसको अगर 30 मान लेते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 होगा ना। 5 तिया 15 गुना 1000 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब ये हम कैसे किए? एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही जब पढ़ रहे थे उसी समय देखे होंगे। तो 10⁻⁻10 में 10⁻3 और यहाँ से एक और 10 आया, यानी 10⁻4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना बचेगा? 10⁻6 मीटर बचेगा। तो इसका साइज क्या हो गया? माइक्रोन। और वायरस इससे भी छोटे होते हैं। माइक्रोन में तो बैक्टीरिया होता है, वायरस इससे 100 गुना छोटा होता है। तो सोचिए, इससे 100 गुना छोटा है इस डीएनए से। जितना बड़ा डीएनए रखा है वो 5x174, वो उससे 100 गुना छोटा है। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे रखा है? समझ पा रहे? कुछ तो बात होगा। वायरस छोटा है, हाँ हाँ, उसके अंदर डीएनए पजल है ना। हमारे एक सेल को आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। आप आरबीसी ही देख सकते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी भी देख सकते हैं क्या? नहीं। और आपके एक सेल में टोटल डीएनए का जो लंबाई आप निकालेंगे, अभी आपको दिखाएंगे, एक डीएनए की लंबाई मतलब टोटल डीएनए की लंबाई एक सेल में 2 मीटर होती है। जो सेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है उस सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए बैठा हुआ है। उतरे तो आप नहीं हैं, हम लोग मैक्सिमम 1.5 मीटर होते हैं, 1.5 मीटर से भी कम होते हैं। हमारी लंबाई 1.5 मीटर से कम है और हमारे एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए है। और ऐसे ऐसे कितने सेल है? करोड़ों सेल है। तो 2 करोड़ 3 करोड़ मीटर लंबा डीएनए लेकर हमारा 1.5 मीटर का बॉडी घूम रहा है। वायरस से अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉडी से अप्रिशिएट कीजिए। समझ गए? इतना तो 64,000 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है ना, उससे भी बड़ा हो गया। एक आदमी उतना लंबा डीएनए लेके घूम रहा है। Now you will appreciate what is the length of this DNA, how long this polymer is, and
what tricks it has applied to condense itself in that tiny space. उतने छोटे जगह पे इसने क्या ट्रिक अप्लाई किया कि अपने आप को कंडेंस करके रखे? नहीं तो इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग तो केमिस्ट्री में अगर डीएनए के बारे में नहीं पढ़े होते, यहाँ आके तो कुछ पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है। अभी तो कुछ आइडिया लग भी रहा है ना। एनीवे, सो इसी तरह से अब यहाँ देखिए 48,502, ये रफली 50,000 है। तो यहाँ 5,000 बेस पेयर से गुना किए तो कितना लंबा आ गया? 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और लैम्डा फाज का अगर डीएनए लीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ 4 0 और 1 0 और आने वाला है 5, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और कोइंसिडेंटली ये वायरस भी हमें दिखाई नहीं देता हमसे, वही नहीं दिख रहा, ये कहाँ से दिखेगा? ये सब बराबर बराबर साइज के वायरस हैं और डीएनए की लंबाई बढ़ती जा रही। हो गया यहाँ तक? ये कैलकुलेशन जरूर साइड में नोट करके रखिए। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्टनेस नहीं है। आपको इस पर सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन है। अब तो 12th का एनसीईआरटी बुक से कोई आपको पढ़ने से मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। ये तो आपका पढ़ा हुआ पढ़ना ही है, ये तो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब उस प्रिंसिपल पर वापस आ जाइए कि जितना जहाँ तक टीचर पढ़ा कर गए एनसीईआरटी बुक में देख कर जाइएगा, और वो आपका होमवर्क हो गया, उसको पढ़ कर आइएगा लाइन बाय लाइन। और अगले दिन जो पार्ट नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, क्लास शुरू होने के पहले पूछकर उसको क्लियर कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका कन्फ्यूज़न दूर, आपका डाउट ख़त्म, तो आप चीज़ों को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न बिल्डअप होता जाएगा, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। हर बच्चे से क्वेश्चन बनना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट बढ़िया हो। ठीक है, तो बार बार हम लोग इस बात पे प्रेशराइज इसलिए आपको करता है। तो ये हो गया, ये कर चुके, आगे बढ़ें। चूँकि बुक पे है तो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ई कोलाई ये बड़ा ही फेमस बैक्टीरिया है और ये हमारे जैसे एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया है। हमारे इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है और कुछ हद तक, है ना, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बदले में इसे क्या मिलता है? हमारे अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट का पहाड़ मिलता है, जितना खा सको खा लो। ई कोलाई इसका होता है लेंथ ऑफ डीएनए 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और इकोलाई का साइज जानते हैं? माइक्रोन में होता है। कहाँ 10⁻⁻6 साइज और रखे हुए 10⁻6, यानी 10⁻⁻
10 to the power 6 प्लस 10 to the power 6 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 10 to the power 12 कितना कंडेंस करता होगा उतने छोटे जगह पे डीएनए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। अभी तक में सबसे बड़ा मिला ये बैक्टीरिया का डीएनए मिलियन बेस पेयर 4.6 मिलियन बेस पेयर यानी 46 लाख बेस पेयर है। 50,000 पर आए थे ये 46 लाख हो गया। और अब बात करते हैं ह्यूमन का। हम तो इससे भी आगे बढ़ गए, हम बिलियन में चले गए। 10 to the power 9 बेस पेयर यानी 1000 करोड़। तो 10 to the power 9 से गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 66 इंटू 10 to the power 8 यानी 6,600 करोड़ बेस पेयर। 1 बिलियन बराबर 1,000 करोड़ सॉरी 100 करोड़ होगा ना। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 हो गया है ना। तो बिलियन 9 है 10 करोड़ ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 10 लाख 6 9 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ठीक तो बोल रहे हैं 100 करोड़। तो 660 करोड़ बेस पेयर 6,000 660 करोड़ सॉरी 660 करोड़ बेस पेयर होता है हमारे एक सेल के डीएनए में। तो अगर इसकी लंबाई आप निकालेंगे कहाँ गया ये लेंथ ऑफ डीएनए ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.4 मीटर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मीटर। और इसकी लंबाई निकालेंगे ये लेंथ आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.4 मीटर। इतना बेस पेयर का लंबाई वाला डीएनए होता है। जितने क्रोमोसोम है ना 46 क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम के डीएनए को निकालकर उसका एक एक करके लंबाई जोड़िए। 46 डीएनए का टोटल लंबाई 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर। हाँ सबको जोड़ने के बाद इतना लंबा डीएनए बनेगा। हाँ इतना बेस पेयर रहता है 46 क्रोमोसोम मिलाकर। और एक डीएनए का 2.4 मैक्सिमम मीटर है और इसकी लंबाई आती है 2.4 मीटर के आसपास। एक डीएनए हाँ मतलब टोटल डीएनए एक सेल के डीएनए का लंबाई 46 क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम का हाँ मतलब एक जीनोम का 46 क्रोमोसोम एक सेल में होगा। तो किसी एक सेल के टोटल डीएनए को निकालकर उसकी लंबाई अगर आप निकालिएगा ये 2.5 मीटर के आसपास आएगा। ये कहने का मतलब है। और ह्यूमन सेल कितना बड़ा होता है 100 माइक्रोन 100 माइक्रोन। पर हमारा
क्रोमोसोम सेल में कहाँ रहता है? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस हमारे सेल के साइज से 1000 गुना छोटा होता है। और उसमें तो कलर ये दे रहा है। तो सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना? ये है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डीएनए। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम अबव वी फाइंड दैट in a very small space to accommodate itself, the DNA has to condense itself many folds, अनेक गुना, बहुत बड़े है ना रेशियो में इसे अपने आप को कंडेंस करना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है, तब जाके इतने छोटे से जगह पे ये समाता है। बहुत सिकुड़ना पड़ता है, इसको फैल के नहीं रह सकता, बहुत सिकुड़ना पड़ता। और इसी सिकुड़ने के दौरान कुछ जगह पे एक्सट्रीमली ये कंडेंस रहता है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ, और कुछ जगह पे थोड़ा सा स्लाइटली फैला हुआ दिखेगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिकुड़न है उसको जब आप अगर माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स एक डाई, एक कलरिंग एजेंट तो देंगे ही, तब ना दिखेगा ये तो ट्रांसपेरेंट है, इसके अपने कोई कलर नहीं है। हम इन्हें कलर करके जब देखेंगे तो देखिएगा इस डीएनए का वो हिस्सा जो एक्सट्रीमली कंडेंस्ड है ना, उसके लिए एक नाम है, उन्हें कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन। और वो जगह जो थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, उस जगह को कहते हैं यूक्रोमैटिन। तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। और कहा जाता है, या हम लोग पाते भी हैं कि डीएनए पर, हम लोग जो मेंडल पढ़े, मेंडल में जीन्स के बारे में बात किए, तो जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम यानी डीएनए के फंक्शनल पार्ट है। ये जीन पाए जाएंगे यूक्रोमैटिन रीजन पे। हाँ, हेटेरोक्रोमैटिन पे जीन्स नहीं होते, यूक्रोमैटिक रीजन पे ही जीन होंगे। इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और वो कहाँ से आया? यहाँ से। ये जो कंडेंसेशन है ना, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे जगह पे अटेगा कैसे, उसे काफ़ी कंडेंस करना पड़ता है, तो वही कंडेंसेशन के नाम पर हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया? अच्छा, पूरा कीजिए। लिख लीजिए। अच्छा, पॉज कर दीजिए। From the condensation point of view, the DNA when seen under microscope the part which appears dark is called
heterochromatin. Because it is highly condensed part. कॉमा देके, कोलन देके, सेमीकोलन, some part appears light color under microscope. कुछ हिस्सा माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हल्के रंग का दिखता है. That is called euchromatin. That is called euchromatin. Here the condensation is less. यहाँ पे कंडेंसेशन कम होता है. हो गया? यहाँ तक में कोई डाउट? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं. सम सैलिएंट फीचर्स. ऑफ डीएनए. पॉइंट नंबर 1, इट्स स्ट्रक्चर was proposed by Francis Crick, CRIK था. And James Watson in 1953 as double helical model based on X-ray crystallographic data of Franklin and Wilkins.
दो वैज्ञानिक थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। इन दोनों ने एक्सरे फोटोग्राफी किया था। उस मेथड को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो उस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डाटा का डिकोड करके वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है वैसा बताया था। और इस महान काम के लिए 1963 में इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला था इस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये एक नया डायमेंशन शुरू किया और एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी शुरू हुआ इस स्ट्रक्चर के पता चलने के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इतना बड़ा काम था। हो गया ये? यहां तक लिख चुके? आगे बढ़े। तो ये वही बातें हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखते समय, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते समय इसको डिस्कस किए हैं। बस ये बात नहीं देखे थे। आगे जो बातें होंगी वो देखिएगा, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। उसी को एज ए पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का भी हिस्सा है। तो एक तरह से आपको रिपीटेशन लग रहा है ना, बहुत सारा चीज़ आगे लगेगा। और ये रिपीटेशन आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ ये पढ़ा हुआ है, नहीं तो लगता है कि अरे ये तो नया चीज़ है। और देखिएगा जहाँ पे बुक में इसके बारे में बोला है, रेफरेंस लिया है 11th के स्टडी का। पूरा का पूरा उसका रेफरेंस लेकर आगे बढ़ा। हो गया? चले आगे। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। The DNA is a double-stranded molecule. डबल स्ट्रैंडेड यानी दो धागे का बना हुआ, मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये भी हम लोग जानते हैं, डीएनए पॉलीमर है, हम लोग प्रूफ भी किए हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, 3 प्राइम एंड से आके इनकमिंग वाला जुड़ता है, जब जाके इसका चेन बनता है। ये हम लोग देख चुके हैं, वही बात लिखा गया है। तीसरा नंबर, द 2 स्ट्रैंड्स, दो धागे जो हैं, 2 स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल और इन रिवर्स ओरिएंटेशन। एज जैसा कि 1 इज इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, the other is in 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। ये दोनों ऑपोजिटली एक दूसरे के रन कर रहे हैं। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है। सीरियल नंबर 4, in due course और इस दौरान it takes right hand turn
ऐसे राइट हैंड टर्न, टेक्स राइट हैंड टर्न एंड सो its structure is called right-handed helix। ये राइट हैंड टर्न लेता जाता है और इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। हेलिकल हो गया ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को, जलेबी जैसा, जलेबी नहीं कहिए, स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग होता है ना, पेन का स्प्रिंग, वो जो स्ट्रक्चर है उसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि एक एंड ऊपर एक ही धागा है जो लपेटे 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 एक एंड इधर एक एंड इधर दिखता है। ऐसा जब हो इसे हेलिकल कहते हैं। ये राइट हैंडेड हेलिक्स, ये हो गया। सीरियल नंबर 5, इन वन कंप्लीट, ये तो रिपीट होगा, वन कंप्लीट टर्न इट टेक्स ए लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। कल इसी समय बताए थे, एक कंप्लीट टर्न लेता है तो 34 एंगस्ट्रॉम राइज करता है। कॉल्ड द pitch of the DNA। सीरियल नंबर 6, चार्जेफ स्टडीड, ये नया चीज है, द DNA बेस पेयरिंग adopted by Watson and Crick said that, वहाँ जगह नहीं था, यहाँ कॉमा लगा है, said that adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine। चार्जेफ की बात को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और उनके कहे अनुसार इन लोगों ने अपने मॉडल में इस बात को कहा कि सदा ही एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें सदा एडेनिन का थायमिन से पेयरिंग होगा, गुआनिन का साइटोसिन से। देख रहे हैं यूरासिल इसमें नहीं है ना, ये पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें यूरासिल नहीं पाया जाता। लेकिन केमिकल नेचर देखने के बाद हम लोग बताएंगे कि यहाँ हम लोग थायमिन को
5 मिथाइल यूरासिल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही अंतर है, यूरासिल पर 5 पोजीशन पे मिथाइल नहीं रहता और थायमिन में 5 पोजीशन पे मिथाइल रहता है। बाकी 2,4 डाइऑक्सो तो दोनों में कॉमन है कि नहीं? इसीलिए आगे बढ़े। सीरियल नंबर 6। अब है सीरियल नंबर 7। द DNA backbone is made of sugar phosphate combined at the 5' position. Phosphate is present and at the 3' position incoming nucleotide joins 5' पोजीशन पे फॉस्फेट दिखाई देगा और आकर डीएनए की लंबाई बढ़ाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो 3' पोजीशन से ऐड होगा। सो at the last nucleotide at 3' position free OH is present. The sugar in DNA is the deoxyribose sugar। ये सभी आप जानते हैं, ये रिपीटेशन ही हो रहा होगा, है ना। The sugar in DNA is deoxyribose sugar, of which 1' position joins with a nitrogenous base, either purine or pyrimidine। सर वो ग्रीन वन क्या है? 3' पोजीशन OH माइनस। फ्री OH माइनस इज प्रेजेंट। लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी 3' पोजीशन पे OH फ्री दिखेगा, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? 2' पे इसमें OH होगा ही नहीं, दोनों हाइड्रोजन रहेगा, तभी तो डीऑक्सीराइबोज है ना। अब दूर हुआ कन्फ्यूजन, और कुछ सोच रहे थे ये सोच रहे थे उससे फॉस्फेट जुड़ गया फिर फ्री कहाँ रहा। लास्ट वाले का बात कर रहे हैं जहाँ ख़त्म हो गया। अभी तो जो पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं डीएनए के प्रॉपर्टी में 11th में पढ़े हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है रिपीट हो रही है, हम जानते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसीलिए नहीं बताते हैं वहाँ, क्योंकि
नहीं अप्रिशिएट कर पाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत बहुत लो लेवल पे पढ़े होते हैं, उस समय उतना उसको जागरूकता के साथ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं जिस तरीके से हम लोग तीसरे यूनिट से शुरू करते हैं, तो सेल और सेल डिवीज़न ख़त्म होने के बाद बायोमॉलिक्यूल ये तीसरा चैप्टर हार्डली 1.5 महीने में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। 1.5 महीने में ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री का, इनफैक्ट ऑर्गेनिक का क्या, केमिस्ट्री का हम लोग वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करते हैं, पीरियोडिक टेबल में हार्डली एंटर करते हैं। कहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमको उतना उस समय आइडिया मिलेगा, और वो भी केमिस्ट्री के सेकंड बुक में है, फर्स्ट बुक में है भी नहीं। तो इसलिए उस समय बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाना वो होगा, एक टचअप दे के निकल गए, लेकिन कोई उसको समझेगा नहीं। इसलिए 12th में ही इसको बताना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अभी पढ़े और उसके बाद 12th के चैप्टर में आ गया तो सारा फ्रेश है मेमोरी हमारा, अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। वहाँ केमिस्ट्री के नाम पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी कर लिए, बहुत सारा बात जान गए। अब जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होकर हम लोग को समझ में आने लगेगा, अच्छा इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये बैकग्राउंड इसलिए हमारा होना जरूरी है। तो यहाँ जो बात क्या समझ पा रहे हैं ना, बैकबोन इसका बनेगा शुगर फॉस्फेट, और 1 प्राइम एंड से अगर प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस जुड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट रहेगा कि तब बाहर के तरफ, है ना। जो डीएनए का ये फ्रेम है, ऐसे ऐसे करके बेस जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करके बेस जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके बेस जुड़ा हुआ है, और ये हो गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये हो गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके बेसेस निकले हुए, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। कितने सिंपल में देखिए, दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा की ओर जाएगा, और यहां से भी बेस निकला होगा, यहां से भी बेस निकला होगा, यहां से भी बेस निकला होगा। यही ना हम लोग कल किए थे। और ये आपस में पेयरिंग करेंगे, यही हुआ बेस पेयरिंग। आई बात समझ में। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले का बेस और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले का बेस जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़ेगा, तो ये बनेगा बेस पेयर। ऐसे ऐसे करके ह्यूमन में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स रहते हैं। इस तरीके से बेस पेयर बने, बुक में लिखा भी होगा, देख लीजिए। और ये डिप्लॉयड डीएनए का, यानी 46 क्रोमोसोम का, पूरे बॉडी का एक सेल का। ये है बेस पेयर। समझ लीजिए, यहां जो बात कहा गया है उसको ऐसे हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत, यही बात बोला गया है। आगे बढ़ सकते हैं। सीरियल नंबर कितना था, 7। सीरियल नंबर 8। Therefore, the nitrogenous bases are exposed outside the backbone of sugar phosphate chain। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट चेन से बाहर की तरफ एक्सपोज रहेंगे, ठीक है।
सब पढ़ा दिए फिर भी पूछ रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कि हम लोग कल देखें बुक में भी देख लीजिए। देखें अभी हुआ कहाँ है कुछ। मेरे 4 मिनट और अभी आप 10 मिनट पढ़ो। सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 9। सो बात नहीं, फ्रॉम चार्जेस ऑब्जर्वेशन it is found that percentage of adenine equal to percentage of thymine, percentage of guanine equal to percentage of cytosine in a double stranded DNA. किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन परसेंट बराबर थायमिन परसेंट और गुआनिन परसेंट बराबर साइटोसिन परसेंट होगा। ठीक है, और एडेनिन बाय गुआनिन इक्वल टू थायमिन बाय साइटोसिन होगा। और क्या, एंड सी एडेनिन परसेंट प्लस थायमिन परसेंट प्लस गुआनिन परसेंट प्लस साइटोसिन परसेंट इक्वल टू 100%। किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन, परसेंटेज ऑफ गुआनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, और एडेनिन बाय गुआनिन रेशियो इक्वल टू थायमिन बाय साइटोसिन रेशियो। आप रिसफल करके देख लीजिए, एडेनिन बाय थायमिन इक्वल टू 1, गुआनिन बाय साइटोसिन इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो एडेनिन बाय थायमिन 1 होगा ना। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इक्वल टू एडेनिन बाय थायमिन इक्वल टू गुआनिन बाय साइटोसिन, देयरफॉर एडेनिन बाय थायमिन इक्वल टू गुआनिन बाय साइटोसिन और एडेनिन बाय गुआनिन इक्वल टू थायमिन बाय साइटोसिन। ये चीज़ यहाँ लिखा गया। क्या कोई दिक्कत? यहाँ देख रहे हैं ना, एडेनिन परसेंट बराबर थायमिन परसेंट और गुआनिन और साइटोसिन का परसेंटेज सेम, तो 1 बराबर एडेनिन बाय थायमिन होगा और 1 बराबर गुआनिन बाय साइटोसिन होगा। इसका मतलब एडेनिन बाय थायमिन इक्वल टू गुआनिन बाय साइटोसिन
तो हम लोग लिखे यहाँ, उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। रिशफल करेंगे तो इधर थायमिन चला जाएगा और इधर गुआनिन आ जाएगा, यही रेशियो तो यहाँ लिखा गया। और तीसरा, सभी नाइट्रोजनस बेसेस को किसी डीएनए में जोड़ दीजिएगा तो 100% नाइट्रोजनस बेसेस किसी डीएनए में मिल जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन देखिए। इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए the percentage of guanine equal to 20%. Find out the other base percents. जल्दी से क्वेश्चन लेके फटाक से बनाइए, अब तुरंत छुट्टी पा लीजिए। देखिए यहाँ ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको गुआनिन बताया है कितना, 20%। तो यदि गुआनिन 20% है तो ऑटोमेटिकली साइटोसिन 20% हो गया। ठीक, तो गुआनिन और साइटोसिन मिलके कितना आया, 40%। और एडेनिन थाइमिन ये दोनों नहीं पता है अभी हम लोग को, तो एडेनिन और थाइमिन इक्वल है तो इसको 2 एडेनिन % लिख दें, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो देखिए तो 2 एडेनिन % प्लस 40% बराबर 100% होगा क्या? 2 एडेनिन % प्लस 40% इक्वल टू 100% होगा ना। तो 2 एडेनिन % इक्वल टू 60% लिखाएगा, ये इधर जाएगा तो घटेगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, कितना बचा, 30%। तो एडेनिन % बराबर 30% बराबर थायमिन %। आंसर सब पता चल गया, एडेनिन पता चल गया, थायमिन पता चल गया, ये 30-30 हैं। गुआनिन 20 था तो साइटोसिन 20 हो गया। आंसर डन, सो सिंपल। ठीक है।